हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। तो जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएं। अभी तक हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। 2D यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके बाद हमने देखा था वेक्टर अलजेब्रा जो 11th-12th क्लास में है, सदिश अलजेब्रा, उसके बाद हमने बात की थी वेक्टर कैलकुलस यानी कि सदिश कलन जो आपके ग्रेजुएशन वाले पार्ट का हिस्सा है। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होगा अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम शर्मा जी। तो वॉइस क्लियर आ रही क्या, एक बार बताएं सभी। तो अवकल समीकरण है, ये टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी आपके लिए यूजफुल होगा। इसके अलावा अगर आप IIT JEM के लिए CUTPG कहीं भी पढ़ो, अवकल समीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा। ओके, क्लियर है। तो अपन यहाँ ये टॉपिक क्या है कि बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है वो अवकल समीकरण है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, यानी कि थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन है जो वो आते हैं वो भी इससे आसान आते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसके अंदर हमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर ज्यादा देखेंगे, और जो थ्योरी है वो यहाँ पर ज्यादा है नहीं, बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट हो गया, उसके ऊपर आपके बुक देखोगे तो वहां पर भी 20-20, 25-25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको कंसेप्ट समझना है। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण की किताब ले लेनी है आपको, या तो आपके पास JPH हो या नवकार जो भी हो। उसके बाद जो उसके सोल्ड एग्जाम्पल हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल हैं, उनको आपको सोल्व करना है। अब एग्जाम्पल को सोल्व ऐसे नहीं करना है कि बुक में देखा एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल में क्या क्वेश्चन है वो देखना है, उसके बाद खुद से सोल्व करना है, तभी तो वो सोल्व मान जाएगा, अदरवाइज तो बुक में सोल्व है ही। उसके अलावा आपको जो इंटीग्रेशन है, समाकलन की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो अगर आपको समाकलन नहीं आता है तो दीपक सर ने आपको समाकलन भी करवा दिया होगा। तो जो इंटीग्रेशन वाली क्लास है, कम से कम शुरुआत की 3-4 क्लास है, वो आपको देखनी ही देखनी है। तो करें फिर शुरू आज का टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में यूजफुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले हमें तो पता होना चाहिए ना कि हमें कौन कौन सा टॉपिक है पढ़ना है। तो अवकल समीकरण में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि साधारण अवकल समीकरण, ठीक है ना। साधारण अवकल समीकरण ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऑर्डर को बोलते हैं कोटि, और जो डिग्री है उसको क्या बोलते हैं, घात। हालांकि जो इंग्लिश में वर्ड है ये ज्यादा आसान है, ऑर्डर और डिग्री, बजाय हिंदी। तो आपको जो वर्ड है मैथमेटिकली उनको आप इंग्लिश में ही ध्यान में रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश में मिस प्रिंट हो जाता है, तो वहां पर आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन ही सही माना जाएगा। तो इसलिए आपको मैथमेटिकल वर्ड है वो इंग्लिश में ही रखो। इस बार भी फर्स्ट ग्रेड में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जहां पर हिंदी में कुछ और था और इंग्लिश में कुछ और था, जबकि सही है वो इंग्लिश वाला ही माना जाएगा। स्पष्ट रूप से लिखा होता है पेपर के ऊपर कि अगर दोनों में विरोधाभास हो या कहीं पर कंफ्यूजन हो तो उस केस में इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा। तो आपको क्या करना, फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट कोटि और फर्स्ट घात की जो अवकल समीकरण है, साधारण अवकल समीकरण है, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके पास वर्ड आया है ऑर्डर, तो आपके बारे में ऑर्डर को भी जानकारी होनी चाहिए, डिग्री यानी घात की भी जानकारी होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी OD उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, OD क्या होती है यानी कि साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डर क्या होता है यानी कि कोटि, और डिग्री यानी कि घात। तो अपनी जो क्लास है वो पूरी की पूरी बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी और इंग्लिश में, जबकि यहाँ पर जो लिखा होगा वो इंग्लिश में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि लिखने में आसान है। दूसरी चीज, जो वर्ड है वो पेपर है वो इंग्लिश में सही माना जाएगा, और जो अपना एक्सप्लेन करेंगे वो आपको बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री,
यानी अवकल समीकरण इसका ऑर्डर एक हो लेकिन डिग्री एक से ज्यादा हो, या मैं ऐसे बोलूं कि ऑर्डर 1 एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जिसका ऑर्डर तो एक है, कोटि तो एक है, लेकिन घात जिसकी एक से अधिक हो, ऐसी अवकल समीकरण का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर इन्होंने स्पेशल से मेंशन किया है क्लोरेट इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं क्लोरो इक्वेशन भी। इसके अंदर आपके पास 5 टाइप के होंगे, सोल्यूएबल फॉर पी, सोल्यूएबल फॉर वाई, सोल्यूएबल फॉर एक्स, क्लोरेट इक्वेशन और लांगराज इक्वेशन। 5 टाइप की इक्वेशन है, यानी कि वाई के लिए सोल्व होने वाली, एक्स के लिए सोल्व होने वाली, और पी के लिए हल होने योग्य, और लांगराज इक्वेशन और क्लोरेट इक्वेशन। तो 5 टाइप की जो इक्वेशन है वो हम पढ़ेंगे इस सेकंड चैप्टर में। उसके बाद है जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, यानी व्यापक हल एवं विचित्र हल। व्यापक एवं विचित्र हल के बारे में हम पढ़ेंगे, जहां पर पी विवेचक क्या होता है, सी विवेचक क्या होता है, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद आपके पास है लीनियर यानी कि रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसके अंदर हम सीएफ निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन, और उसके अंदर हम देखेंगे पीआई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष समाकल। सीएफ प्लस पीआई मिलकर क्या बनाते हैं, जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं। पीआई निकालने के लिए वहां पर कुछ स्पेशल मेथड पढ़ेंगे, सीएफ निकालने का जो मेथड है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर रहता है, और मोस्टली क्वेश्चन है वो यहीं से आने की संभावना रहती है। लेकिन ये कब आएगा, ये वाला चैप्टर कब समझ में आएगा, जब आपको जो ऊपर वाला फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तभी चीजें वो आसान भी रहेंगी और समझ में भी आएंगे। फिर यहाँ पे लिखा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि समघात अवकल समीकरण। एक तो समघात अवकल समीकरण हम पढ़ेंगे जब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। एक समघात अवकल समीकरण यहाँ पर भी पढ़ेंगे, जो किस टाइप की होगी, जैसे आपने देखा होगा x2 d2y dx2 प्लस x dy dx प्लस y बराबर, यहाँ पर कोई भी फंक्शन ले लेते हैं sin x, यानी यहाँ पर अगर 2 डिग्री का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या डेरिवेटिव है तो इसके साथ x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 1 है तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर 3 ऑर्डर का है तो x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनको भी हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी समघात अवकल समीकरण। तो ये वाली भी हमें पढ़नी है, और यहाँ से भी क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है वापस किस में कन्वर्ट होती है, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वाली इसका ही एक क्या है, स्पेशल केस है। तो इसको हम पुट करना होता है, क्या पुट करना होता है, x बराबर e की पावर z पुट करते हैं तो आपके पास ये वाली यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। वो देखेंगे हम डिटेल से जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी द्विघात रेखिक अवकल समीकरण। यहाँ पर आपके पास वेरिएबल कोफिशिएंट भी मिलेंगे और कांस्टेंट कोफिशिएंट भी मिलेंगे। तो द्विघात की जो रेखिक अवकल समीकरण है, वैसे तो इसके अंदर आएगी लीनियर में, लेकिन जो आपके पास वेरिएबल कोफिशिएंट है वहां पर आपके जो क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, सर गुणांकों वाली द्विघात रेखिक अवकल समीकरण। तो ये आप यहां पर पढ़ोगे, जहां पर आपके पास जो नॉर्मल फॉर्म आती है वो वहां पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी प्रथम कोटि की युगपत अवकल समीकरण। युगपत अवकल समीकरण यानी एक प्रकार से ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ ओडी। जब हम देखेंगे सिंपल ओडी और सिस्टम ओडी की बात करेंगे जब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, तो वहां पर हम इसको देखेंगे। उसके बाद आपके पास आता है छोटा सा टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आंशिक अवकल समीकरण ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी प्रथम कोटि की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन बाय लांगराज मेथड, यानी लांगराज मेथड से आपको सोल्व करना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में छोटा सा पार्ट रखा है फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके अंदर भी इन्होंने किया है
कि सॉल्यूशन ऑफ लांगराज मेथड का सॉल्यूशन भी आपको देखना है। हम बोलूं लांगराज मेथड से आपको इसका सॉल्यूशन भी देखना है। तो ये छोटा सा टॉपिक क्या बोलते हैं आपका सिलेबस है, लेकिन इसके अंदर जो सब टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अपन धीरे धीरे देखेंगे तो चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान है। तो सिलेबस क्लियर है सभी को। अगर हम इसको बांटना चाहें तो सबसे पहले जो नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हम देखें ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सभी के बारे में, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यहां तक हम इसको पार्ट 1 दे सकते हैं। यहां तक इसको हमें पार्ट फर्स्ट दे देंगे। उसके बाद आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन है, ये आपके पास सेकंड पार्ट में हम बांट सकते हैं। थर्ड आपके पास आ जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला जो पार्ट है आपका थर्ड पार्ट में बांट सकते हैं इसको। और उसके बाद आपके पास है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और पीडी, यह आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। जब साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और लांगराज मेथड है, इन दोनों के अंदर सेम ही मेथड है वो यूज आएगा। तो ये आपके पास ओडी को हम बांटना चाहें तो 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो चीजें हैं वो ज्यादा आसान रहेगी। तो अब हम शुरू करते हैं। तो आपका जैसा कि नाम लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। तो सबसे आपसे पहले पूछा जाए कि अवकल समीकरण क्या होता है, और अवकल समीकरण से भी पहले आपसे पूछा जाए कि समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले तो अवकल समीकरण तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समीकरण क्या होती है। इक्वेशन यानी कि समीकरण। तो बताओ समीकरण किसको बोलते हो आप? आपने 4th 5th क्लास में आपने इक्वेशन पढ़ना शुरू कर दिया होगा, यानी समीकरणों के बारे में आपको जानकारी होगी। समीकरण किसको बोलते हैं? आप बोलोगे सर समीकरण में तो बराबर का चिन्ह आता है, वो समीकरण हो जाएगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सही भाषा में बोलें तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन इफ इट कंटेन्स इक्वल साइन, यानी ये ऐसा गणितीय व्यंजक है जो बराबर का साइन रखता हो, क्या कहलाती है? समीकरण कहलाती है। कई बार क्या अपने को पता रहती है कि चीजें हैं क्या, लेकिन जब उसकी डिफाइन करना पड़े, जब उसकी डेफिनेशन देना पड़े तो वहां पर समस्या होती है। तो आपको क्लियरली देखना है, बिल्कुल डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। यानी ऐसा गणितीय व्यंजक, ऐसा गणितीय व्यंजक जो बराबर का साइन रखता, बराबर का चिन्ह रखता हो, और क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। ऐसा गणितीय व्यंजक जो आसान रखता हो समीकरण कहलाती है या कहलाता है। यानी ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय व्यंजक को क्या बोलते हैं? ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कंटेन्स इक्वल साइन, यानी जो बराबर का साइन कंटेन करता हो, रखता हो, क्या कहलाती है? समीकरण कहलाता है या समीकरण कहलाती है। सबसे आसान जो हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो सबसे आसान x + y = 2, x + y = 2 जब हम 6th 7th क्लास में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं रेखिक अवकल समीकरण, यानी कि रेखिक अवकल समीकरण नहीं, लीनियर इक्वेशन, यानी कि रेखिक समीकरण। ये आपके पास क्या है? रेखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था e⁻x = 2, यानी ये क्या है आपके पास? चरघातांकी अवकल समीकरण, चरघातांकी अवकल समीकरण। उसके बाद हमने पढ़ा होगा log x = 10, ये आपके पास क्या है? लघु गणकीय अवकल समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर log आ रहा है, यहाँ पर e आया, तो आपके पास क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल, यानी कि चरघातांकी अवकल समीकरण।
फिर आपने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर अगर मैंने अवकल शब्द बोल दिया है तो आप अवकल नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समीकरण आएगा, क्योंकि दिमाग में अवकल समीकरण पढ़ाना है तो अवकल वर्ड है वो फिट हो गया है। तो ये आपके पास रेखिक अवकल समीकरण, ये लघुगणकीय अवकल समीकरण, और ये आपके पास लोगरिथम नहीं, ये लघुगणकीय है, और ये आपके पास चरघातांकी है, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। उसके बाद जब आप 11th क्लास में आए या 9th 10th में आपने पढ़ लिया होगा कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, साइन एक्स बराबर 1/2, tan x बराबर 1/1। तो ये क्या आपके पास, ये आपके पास त्रिकोणमितीय समीकरण है, त्रिकोणमितीय, क्योंकि सभी में क्या है, बराबर का साइन आ रहा है, सभी के अंदर बराबर का साइन आ रहा है, इसलिए इसका क्या है, ये समीकरण तो है ही है, इक्वेशन है। यहाँ पर आपके पास ये क्या है, x और y में लीनियर है, रेखिक है, इसलिए रेखिक अवकल रेखिक समीकरण। यहाँ पर ई आ रहा है यानी कि एक्सपोनेंशियल आ रहा है, यानी कि चरघातांकी समीकरण। यहाँ पर लोग आ रहा है इसलिए हम इसको बोल देते हैं लोगरिथमिक यानी लघुगणकीय अवकल समीकरण। और यहाँ पर x की द्विघात आ रही है तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर 3 घात हो जाएंगे तो त्रिघात समीकरण, यानी कि ये आपके पास कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। तो ये समीकरण हमने पढ़ी है, लेकिन जब आपने बीएससी में पढ़ा होगा तो आपने इस टाइप की इक्वेशन भी पढ़ी होगी। तो ये इक्वेशन क्या होती हैं, आप बोलोगे सर ये तो अवकल समीकरण होती है, अवकल समीकरण होती है। तो जैसे इनका नाम ई था तो इसमें क्या आ गया आपके पास, चरघातांकी, लोग हुआ तो लघुगणकीय, साइन हुआ या टेन हुआ, कोस हुआ तो इसका नाम क्या पड़ गया, त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो इसका नाम अवकल समीकरण क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर अवकलन है, अवकलज है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, अवकल गुणांक है, एक ही वर्ड है, आप कुछ भी बोलो। तो अब आपसे पूछा जाए डेफिनेशन अवकल समीकरण क्या होती है, ये तो आपके पास समीकरण की एग्जाम्पल थे, इतने टाइप की समीकरण हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा और भी समीकरण होती हैं, ये हमने अभी तक पढ़ लिए हैं छोटी कक्षाओं में। तो अब हमसे पूछा जाए कि अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है, तो बताओ अवकल समीकरण क्या होता है। जैसे अभी मैंने बताया है कि एक समीकरण होनी चाहिए, पहले तो एक समीकरण होनी चाहिए जो क्या रखे, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर। तो को सर ये क्या बोले हो, अवकल गुणांक ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो वापस चलते हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए स्वतंत्र चर क्या है, परतंत्र चर क्या है, अवकल गुणांक क्या होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम डिफाइन करेंगे ना अवकल समीकरण। तो वापस देखते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीजें। देखो सबसे पहले आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, एक वर्ड ऐसा लिखा रहता है y बराबर एफ एक्स, और ये आपने बीएससी में पढ़ा होगा जब मैं लिखता हूं यहाँ पर z बराबर एफ ऑफ एक्स। जब ये लिखा होता है इसको आप क्या पढ़ते हो, y बराबर एफ एक्स लिखा हुआ, इससे आप क्या समझते हो। अगर ये कुछ लिख दिया आपको मैथमेटिक्स में तो इसको पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं कि y है वो x का फलन है, या बोले कि y और x में एक रिलेशन है, या तो फलन है या रिलेशन है। तो हम मान लेते हैं कि y है वो x का एक फलन है। तो y अगर x का फलन है तो x आपका क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। x क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y आपके पास क्या कहलाता है, y आपके पास परतंत्र चर कहलाता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्वतंत्र चर क्या होता है, जिसको वैल्यू हम असाइन करते हैं, और परतंत्र चर क्या होता है कि स्वतंत्र चर को वैल्यू असाइन करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो आपके पास क्या होता है, परतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल।
y इज फंक्शन ऑफ x, बिल्कुल दिव्यांश मैम ने बता दिया है कि y है वो x का फलन है। एग्जाम्पल के लिए आपने इसका ग्राफ जरूर बनाया होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो आप ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हो, x का मान रखते हो और y की वैल्यू प्राप्त करते हो। सॉरी हम 9th क्लास में ग्राफ बनाते थे तो क्या करते थे, ऊपर x नीचे y, टेबल में x का मान रखते थे, y का मान निकालते थे, फिर वो पॉइंट रखते थे, फिर उनको मिलाते थे। तो जैसे x का मान 0 रखा तो y का मान 0, x का मान 1 रखा तो y का मान 1, x का मान 2 रखा तो y का मान 4। यानी x का मान हम अपनी मर्जी से रख रहे हैं, स्वेच्छा से रख रहे हैं। x का मान रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन y का मान है वो x पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि मर्जी से मिल जाएगा। यानी y है वो x पे डिपेंड करता है, तो y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, स्वतंत्र चर हो गया। और x का मान हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इसलिए x क्या है, स्वतंत्र चर है। तो ये तो आपके पास होना चाहिए, परतंत्र चर और स्वतंत्र चर। लेकिन जब हम बीएससी में पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि स्वतंत्र चर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर x और y दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जबकि z आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने 12th तक हम यही पढ़ते हैं कि एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। लेकिन जब हम बीएससी में आते हैं तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि स्वतंत्र चर एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसी प्रकार परतंत्र चर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी युगपत अवकल समीकरण, तो वहां पर हम देखेंगे कि एक से ज्यादा क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो वहां पर हम इस चीज को देखेंगे भी। अब हम बात करें यहां पर, देखो अगर आपके पास स्वतंत्र चर एक है और परतंत्र चर भी एक है, तो आप जो टोटल डेरिवेटिव या हम बात करें अवकलन जब या डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करते हो तो क्या आता है, डी वाई डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, एफ डैश एक्स। कि आप इसको आप क्या बोलते हो, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी प्रथम कोटि का अवकलज, प्रथम कोटि का अवकलज। जब आप इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हो डी टू वाई डी एक्स टू, इसको हम लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स, या आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसी प्रकार अगर आप एक बार और डेरिवेटिव करते हो तो क्या हो जाएगा, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री बराबर एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। और इसी प्रकार अगर आप लिखो डी एन वाई डी एक्स एन, ये आपके पास आ जाएगा एफ एन एक्स, और ये कहलाता आपके पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी एन कोटि का अवकलज, एन कोटि का अवकलज। या मैं बोलूं डी वाई डी एक्स, डी टू वाई डी एक्स, डी एन वाई डी एक्स एन, ये क्या है, सारे के सारे डेरिवेटिव हैं, अवकलज हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। इसको दूसरा नाम भी एक नाम लेते हैं, उनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी इसको हम बोलते हैं अवकल गुणांक। क्या बोलते हैं, अवकल गुणांक। तो जब आपसे बोला जाए कि अवकल गुणांक है तो इसका मतलब क्या समझना है आपको, डेरिवेटिव। यही क्या है आपके पास, अवकल गुणांक भी हैं और इसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखें यहां पर z बराबर एफ एक्स वाई, जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहां पर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यहां पर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी x और y आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि z क्या है आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने पढ़ा होगा एक कंसेप्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलज। कब पढ़ते हैं, जब आपके पास दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो जाते हैं, उस केस में हम टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलज का कंसेप्ट है वो आता है।
तो आपके पास z का आपको x और y के सापेक्ष क्या करना है, आंशिक अवकल समीकरण करना है। तो इसको डिनोट करते हैं डेल z डेल x, और y के सापेक्ष करेंगे तो डेल z डेल y, डेल z डेल x और डेल z डेल y। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स, ये आपके पास एफ वाई। ये आपके पास क्या है, x के सापेक्ष आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकलज x के सापेक्ष, और ये आपके पास y के सापेक्ष, दोनों ही क्या है, आंशिक अवकलज हैं, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव। x के सापेक्ष आंशिक अवकलज उसको हम डिनोट करते हैं डेल z डेल x। ये सिंबल है डेल का, आंशिक इसलिए डेल है, पूरा आ गया तो d। टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं इसकी टर्म में, वो भी हम देखेंगे बाद में। लेकिन आपको x के सापेक्ष या y के सापेक्ष निकालना है, तो ये क्या है, आंशिक अवकलज है। अगर x के सापेक्ष है तो इसकी जड़ में लिख देंगे एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसी प्रकार आपको सेकंड ऑर्डर के, ये क्या आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हैं, या फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। जब आपसे सेकंड ऑर्डर के पूछा जाए तो डेल टू जेड डेल एक्स टू, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स, फिर डेल टू जेड डेल वाई टू, ये आ जाएगा आपके पास एफ वाई वाई, और डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, या डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स, इसको हम लिखते हैं एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स। या मैं थोड़ा सा इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं अपन, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, और एक आपके पास आता है डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास एफ वाई एक्स, एफ ऑफ वाई एक्स। तो ये आपके पास क्या है, सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंट डेरिवेटिव। यानी द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज हैं, और इनको भी हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, ये आपके पास है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि आंशिक अवकलज, सॉरी अवकल गुणांक, क्या बोल सकते हैं इनको, अवकल गुणांक। अवकल गुणांक बोल दिया, इसका मतलब आपके पास आंशिक हो या टोटल डेरिवेटिव हो, उसके अंदर ही आ गई। तो इसलिए हम ज्यादा वर्ड हैं वो क्या काम में लेते हैं, अवकल गुणांक लेते हैं, अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो अब आपको पता चल गया स्वतंत्र चर क्या है, परतंत्र चर क्या है, और अवकलज क्या है, या मैं बोलूं अवकल गुणांक क्या है। ठीक है ना। तो अब आपके पास दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उस केस में भी आपको पता है, और जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्वतंत्र चर हो, तो उस केस में हम डेरिवेटिव है वो इस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेटिव होता क्या है, एक तो हम बात करें डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज, और हम ज्योमेट्रिकली देखें तो डी बाई डी एक्स किसको डिनोट करता है, किसी बिंदु P पर अगर ये कोई भी कर्व है, इस बिंदु P पर जो आपके पास स्पर्श रेखा है यानी कि टेंजेंट है, उसकी स्लोप को बताता है। इस बिंदु P पर अगर आप डी बाई डी एक्स निकालोगे, इसका मतलब क्या है, इस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उसकी स्लोप को बताएगा। इसी प्रकार अगर आपके पास z बराबर एफ एक्स वाई, ये 3D के अंदर एक किसको डिनोट करता है, सरफेस को, एक पृष्ठ को डिनोट करता है। तो डेल z अपॉन डेल x किसको डिनोट करता है, x दिशा में जो स्पर्श रेखा खींचते हैं उसको, सॉरी जो स्पर्श रेखा है उसकी x डायरेक्शन में क्या है, स्लोप है। ये आपके पास y डायरेक्शन में स्लोप को बताता है, यानी कि x दिशा में ढाल स्पर्श रेखा की, और y दिशा में स्पर्श रेखा की ढाल को कौन बताता है, डेल z डेल y बताता है। ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग है, बट आपको ये चीजें अगर पता है तो अब आप आसानी से अवकल समीकरण को डिफाइन कर सकते हो। अवकल समीकरण डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन यानी एक समीकरण। पहली बात तो समीकरण होना ही चाहिए, क्योंकि नाम में ही आ रहा है अवकल समीकरण, एक समीकरण होनी चाहिए जो क्या करती है, विच इन्वॉल्व, जो रखती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि परतंत्र चर, डेरिवेटिव
या डेरिवेटिव्स यानी कि अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा ध्यान में रखना कि डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है और जिसके सापेक्ष होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है dz अपॉन dx, इसका मतलब x इंडिपेंडेंट है और z डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है dy अपॉन dt, तो यहाँ पर t आपके पास इंडिपेंडेंट है जबकि y क्या है, डिपेंडेंट है। तो जो डेरिवेटिव है या जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष होता है। विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन है, ऐसी समीकरण जो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा, डायरेक्ट लिख दूं यहां, तथा अवकल गुणांक रखती हो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। यानी ऐसी समीकरण जो स्वतंत्र चर, परतंत्र तथा डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक रखती हो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। ये परिभाषा लिखने के लिए, लेकिन जब आपको देखना है तो आपको एक ही चीज देखनी है कि ऐसी समीकरण जिसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, कम से कम एक अवकल गुणांक है या कम से कम एक अवकलज आ गया तो वो अवकल समीकरण है। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको ऐसा लिखा जाता है एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश वाई एन बराबर जीरो। बराबर जीरो तो लिखना जरूरी क्योंकि समीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव और nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। इसलिए हमें जो परिभाषा लिखते हैं वहां पर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना जरूरी है। अदरवाइज तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx प्लस 1 बराबर 0। आप बोलोगे सर इसमें तो स्वतंत्र चर भी नहीं है, परतंत्र चर भी नहीं है, लेकिन फिर भी अवकल समीकरण है। तो ये परिभाषा है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन आपको चेक करनी है कि कोई समीकरण अवकल समीकरण है या नहीं। तो आपको ये देखना है कि उस समीकरण में कम से कम एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कम से कम एक अवकल गुणांक होना जरूरी है। अगर है तो वो अवकल समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपने देखा हो ये समीकरण आपके पास लिखी हुई थी, यहाँ पर इसके अंदर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये कोई भी अवकल समीकरण नहीं है। जबकि यहाँ पर आपके पास अवकल गुणांक है dy dx यानी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ये आपके पास क्या है, एक अवकल समीकरण है, एक अवकल समीकरण है। तो अब आपको परिभाषा कोई पूछे अवकल समीकरण की तो क्या हो जाएगी कि ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो तथा अवकल गुणांक हो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। कोई डाउट यहां तक किसी को, किसी भी समस्या? समीकरण हमने देख ली, अवकल समीकरण हमने देख ली। जब हम अवकल समीकरण पढ़ा तो हमने देखा कि यहाँ पर स्वतंत्र चर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी प्रकार डिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, अवकल गुणांक भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, अवकल समीकरण की परिभाषा है। अगर आपको यहीं से एक और छोटे छोटे चीजें हैं परिभाषा में, उनको क्लियर करते हुए चलें, क्योंकि इस बार जो पेपर अगर आपने देखा होगा बीएससी वाला तो वो लॉजिकल आ रहे हैं बाय डेफिनेशन। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व कर लोगे। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, ये निम्न में से कौन सी समीकरण है वो रेखिक अवकल समीकरण है या नहीं है। तो अगर आपको उसकी परिभाषा बता रेखिक अवकल समीकरण की तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आपको परिभाषा समझते हुए चलना है, खासकर जो टॉपिक ग्रेजुएशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब देखो यहाँ पर आपके पास टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण के प्रकार। तो अभी तक आपने अवकल समीकरण कितने प्रकार की पढ़ी है? अगर मोटा मोटा हम बात करें तो अवकल समीकरण है वो दो टाइप की पढ़ते हैं,
कौन कौन सी? साधारण अवकल समीकरण यानी जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में बोले ओडी। दूसरी आपके पास क्या होती है? आंशिक अवकल समीकरण यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो अगर मैं यहां पर लिखूं डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी आपके पास? आप कहोगे सर एक तो पढ़ते हैं हम ओडी और दूसरी हमारी बुक लगती है वो पीडी की लगती है। पीडी वाली बुक पतली है जबकि ओडी वाली बुक है वो मोटी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं। तो ये ओडी है और ये पीडी है, इसको बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण। ये आपके पास है अवकल समीकरण, ये आपके पास है साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण। ये आपके पास है आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। आप कहोगे सर हम तो साधारण ही पढ़ते हैं, आंशिक तो छोड़ देते हैं, क्योंकि छोटा सा एक टॉपिक है इसलिए हम ज्यादा माथापच्ची नहीं करते। हालांकि इससे क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं, अगर आप देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं और छोटा सा एक ही चैप्टर है, तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं यूजी और पीजी में। अब डिफरेंस तो हमने कर दिया, पता तो हमें भी है कि सर दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण ओडी, एक का नाम पीडी। तो किसको ओडी बोलेंगे और किसको पीडी बोलेंगे? डिफरेंस क्या है इनमें? मेन चीज ये ना भाई, ओडी पीडी तो होती हैं, तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पता चलेगा कि ये ओडी है और ये पीडी है? अभी हमने देखा था शुरुआत में कि y बराबर एफ एक्स यानी y x का फलन है। दूसरा हमने देखा z बराबर एफ एक्स वाई यानी z है वो x और y का फलन है। तो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर एक है, जब आपके पास स्वतंत्र चर एक हो तो उस केस में आप ऐसी जो अवकल समीकरण वो क्या कहलाती है? साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। और अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर का मान एक से ज्यादा बोले तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना कि जब अवकल समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर का मान एक ही है तो उस केस में हमें साधारण अवकल समीकरण मिलेगी, और जब स्वतंत्र चर का मान एक से ज्यादा है तो उस केस में हमें आंशिक अवकल समीकरण मिलेगी। हम जनरली 2 या 3 मैक्सिमम 3 जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वहां तक ही हम पीडी को पढ़ते हैं। मोस्टली तो हमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले ही पढ़ते हैं, z बराबर एफ एक्स वाई या उसको कई बार u फॉर्म में लिखा जाता है, u बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, और कुछ राइटर z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, ये सिंबल यूज में लेते हैं। तो यही सिंबल अपन भी यूज में लेंगे। बिल्कुल मीनू शेखावत ने बता दिया है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो उस केस में आपको आंशिक अवकल समीकरण मिलेगी यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। इसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं? आप कहोगे सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक हो गया या एक से ज्यादा हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो तो भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल जब एक हो और डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा, इसी प्रकार पीडी में भी हो सकते हैं ना, डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो सकता है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो या एक से ज्यादा हो, इससे हम ओडी और पीडी का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यानी साधारण अवकल समीकरण है या आंशिक अवकल समीकरण है, ये हम डिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर कभी भी नहीं बता सकते। जब हमें क्लासिफिकेशन करना है या टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है तो वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है जो स्वतंत्र चर है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है या एक हो तो उस केस में एक हो तो इसको बोलते हैं हम सिंपल ओडी, सिंपल ओडी, और एक से ज्यादा इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ ओडी, सिस्टम ऑफ ओडी। इसी प्रकार अगर आपके पास पीडी के अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पीडी, साधारण आंशिक अवकल समीकरण, और यहां पर आपके पास सिस्टम ऑफ पीडी यानी कि सिस्टम, यानी कि आपके पास एक सिस्टम बन जाएगा। अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए तो आपके पास dy dx प्लस y बराबर x,
ये आपके पास एक आपके पास स्वतंत्र चर है, इसीलिए आपको कैसे पता चला एक स्वतंत्र चर है, क्योंकि यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव आ रहा है, एक ही परतंत्र चर है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है सिंपल ओडी का, सिंपल ओडी का। अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ ओडी तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई डी टी प्लस वाई बराबर टी, और यहां पर हम देखें डी एक्स डी टी प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी क्यूब। ये आपके पास क्या है, सिस्टम ऑफ ओडी। ये आपके पास है सिंपल ओडी, ये आपके पास है सिस्टम ऑफ ओडी। यहां पर आप देखोगे तो टी ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी स्वतंत्र चर तो एक है, लेकिन एक्स और वाई दोनों आपके पास स्वतंत्र चर हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ ओडी। बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मीनू शेखावत ने बता दिया है। कब, जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और एक से ज्यादा हो तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ ओडी। इसी प्रकार ये आपके पास डेल जेड डेल एक्स प्लस डेल टू जेड डेल वाई टू प्लस एक्स बराबर 0, ये आपके पास क्या है, सिंपल पीडी है, या पीडी बोले तो सिंपल पीडी ही। और अगर सिस्टम ऑफ पीडी की बात करें अपन तो ये आ जाएगा डेल जेड डेल एक्स प्लस डेल टू जेड डेल वाई टू प्लस एक्स वाई बराबर 0, और डेल यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई बराबर एक्स वाई बराबर एक्स वाई। तो यहाँ पर z और u दोनों क्या हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x और y क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो जब एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं तो वहां पर सिस्टम ऑफ ओडी या पीडी हो जाती है, लेकिन एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो वो ओडी या पीडी में कन्वर्ट हो जाती है, ओडी या पीडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके सिलेबस में सिस्टम ऑफ ओडी में जरूर है, जो हम पढ़ेंगे युगपत अवकल समीकरण, यानी कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, छोटा सा टॉपिक है। सिस्टम ऑफ पीडी का कुछ भी नहीं है आपके, और नेट में भी नहीं है। नेट में भी अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपके पास सिस्टम ऑफ पीडी नहीं है, सिस्टम ऑफ ओडी वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपके पास अवकल समीकरण के प्रकार हैं, क्या है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण के प्रकार। तो यहाँ पर आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओडी क्या होती है और पीडी क्या होती है। अब हम यहाँ से जो पहले पढ़ेंगे वो ओडी को ही पढ़ेंगे। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं तो आपको समझना है ओडी ही, ठीक है ना। ये बार बार ओडी लिखना है वो मुश्किल भी रहता है और आदत भी नहीं रहती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ मिले आगे से तब उसको आपको क्या समझना है, ओडी समझना है। अगर वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा तो डायरेक्ट पीडी समझ जाओगे अपने आप ही। तो अब हम पढ़े यहाँ पर दो चीज हमारे आई थी, एक तो ऑर्डर और एक डिग्री। तो सिलेबस देखा था तो क्या पढ़ा था हमने सिलेबस के अंदर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी साधारण अवकल समीकरण। तो हमें पता चल गया अवकल समीकरण क्या होती है, साधारण अवकल समीकरण भी हमें पता चल गई, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। तो हमें ऑर्डर और डिग्री के बारे में और पता होना चाहिए, तभी तो हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की साधारण अवकल समीकरण को सोल्व कर पाएंगे या उनको पढ़ पाएंगे। तो क्या होती है अवकल समीकरण की कोटि, तो पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हमने बात की थी जब हम पढ़ रहे थे, यहां पर देखें दोबारा ये चीजें पढ़ी थी हमने। तो ये क्या आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये आपके पास क्या है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये आपके पास nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब समझते हो ना आप, dy dx, d2y dx2, dn dxn, ये ऑर्डर को बताता है कितनी बार उसका डेरिवेटिव हुआ है, किसके सापेक्ष, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष। फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव। तो आपको ऑर्डर तो बताना किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर 1 2 n। इसी प्रकार अगर ये क्या बोल रहा है परिभाषा में, इसने बोला है कि ऑर्डर यानी कोटि ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट।
हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है कहां पर है, अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर का अवकलन गुणांक है वही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण में जो उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक है उसकी कोटि क्या कहलाती है, अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। आया समझ में? क्या करना आपको, तो जो अवकल समीकरण है उसके अंदर ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, वही ऑर्डर किसका हो जाएगा, अवकल समीकरण का हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखें dy dx प्लस d2y dx2 प्लस 2dy dx बराबर sin x। एक नंबर एग्जाम्पल आप बताओ इसका ऑर्डर क्या है। सेकंड हम बात करें d2y dx2 d3y dx dy dx की पावर 1/2 और ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 5। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं अपन यहां पर dy dx d3y dx 2 क्यूब प्लस y dy dx, यहां पर आप प्लस कर लो, y प्लस y dx बराबर यहाँ पर x लिख लो। तो आप यहाँ पर आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं, तो आपको बताना है इसका ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं बता भी दिया है, दिव्यांशी ग्रग में मैंने बताया सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कृष्णा भी सेकंड, रेणु गढ़वाल सेकंड का रेणु गढ़वाल बता रहे हैं थर्ड ऑर्डर है, कृष्णा ने भी बताया है थर्ड ऑर्डर है। चलो थर्ड का और बताओ। जो ऑप्शन जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है वो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy dx प्लस डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन y dy y dx बराबर x। और एक और लिख देता हूं मैं साथ में ही, 4 नंबर यहां पर d2y dx2 प्लस x dx बराबर sin x। वैसे देखें तो 3 और 4 नंबर हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इनको हम बोलते हैं इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इंटीग्रेशन भी आ रहा है इसके अंदर, डिफरेंशिएशन भी आ रहा है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड में 3 बता रहे रीनू गढ़वाल, कृष्णा शर्मा, दिव्यांशी ग्रग और ABC, इन्होंने भी क्या बताया है, थर्ड में थर्ड बताया। 3 ऑर्डर का है। एक बार फोर्थ का और बता दो, उसके बाद हम थोड़ा सा दोबारा इसको देख लेते हैं। जो आपके पास फोर्थ एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका ऑर्डर कितना है। और कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है क्या जिसका ऑर्डर डिफाइन नहीं किया जा सकता हो? अगर आपके दिमाग में हो ऐसी अवकल समीकरण जिसका ऑर्डर डिफाइन ही ना हो तो उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। फोर्थ में कृष्णा शर्मा ने बताया है थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिव्यांशी ग्रग में हम बोल रहे हैं सेकंड ऑर्डर की। मीनू शेखावत बोल रहे हैं यस। तो प्लीज आप ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बता दो जिसका ऑर्डर डिफाइन ही ना हो। किस किस को पता है एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है? चलो तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे सिंपल एग्जांपल में आते हैं।
आपके पास लिखा हुआ है अवकल समीकरण। आपको तो क्या देखना है, इसके अंदर जितने भी अवकल गुणांक हैं यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनका ऑर्डर चेक करना है। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर भी कितना है 1 है। ये घात तो अलग है, डिग्री में देखेंगे ऑर्डर कितना है d1 dy(x1), एक ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, एक ऑर्डर है, तो अधिकतम घात का कितना हो गया 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर आपके पास d2y dx2 की पावर 3 प्लस d3y dx3 प्लस dy dx की पावर हाफ, तो यानी कि आपके पास अगर यहाँ पर पावर हाफ हो रही है तो कोई समस्या होगी कि नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। बिल्कुल मीनू शेखावत बोल रहे हैं सॉरी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। हाँ डिग्री डिफाइन नहीं होती है, ऑर्डर हमेशा ही डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होता है, ध्यान में रखना है कि ऑर्डर हमेशा ही डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होगा। इसकी पावर 1/2 हो, 3/2 हो, 7/2 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो सिर्फ ऑर्डर देखना है। एक ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 3 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, अधिकतम कितने ऑर्डर का है 3 ऑर्डर का, तो जिसने 3 ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन बताई है वो सही है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर और 4 नंबर की। पहले हम 4 नंबर को देख लेते हैं, उसके बाद 3 नंबर पे आते हैं। d2y dx2 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर आपके पास x dx बराबर sin x, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी इंटीग्रेशन का साइन हो तो उसको हटाना है, इंटीग्रेशन के साइन को रिमूव करना है। तो इंटीग्रेशन के साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर दें, या बोलोगे सर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हो सकता है, तो ये क्या आएगा d2y dx2 प्लस क्या जाएगा x²/2 प्लस कितना आएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट भी तो आएगा ना, वो कहाँ जाएगा c बराबर sin x। अब बताओ ये अवकल समीकरण है क्या, ये अवकल समीकरण है या नहीं है। हमने पढ़ा था अवकल समीकरण में तो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही होते हैं, कभी भी कोफिशिएंट नहीं होता है, कभी भी कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट नहीं होता, कोई भी अचर नहीं होता, सी जहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट है। जब हम पढ़ेंगे फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो वहां पर यही काम करते हैं कि हमें जितने भी आर्बिट्री जो कांस्टेंट है उनको रिमूव करना होता है। नहीं है, कृष्णा शर्मा बोले नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि सी आ रहा है, तो सी का हटाना है तो हम क्या करेंगे, एक बार हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो एक बार डेरिवेटिव करते इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट यहां से क्या कर दो डेरिवेटिव, तो जैसे डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 3 ऑर्डर की क्या मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ये 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, 3 ऑर्डर की। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 में क्या है, आप कहोगे सर y dx लिखा हुआ है, इसका तो हम अवकलन कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया, लेकिन अवकलन इस प्रकार नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा बराबर x बचेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपके पास कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, 4 ऑर्डर की हो जाएगी, क्योंकि ये आपके पास फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो ये आपके पास फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ध्यान रखना, ऑर्डर जब भी निकालो तो अगर वहां पर इंटीग्रेशन का साइन आता है तो सबसे पहले उसको रिमूव करना है। करना क्या है, कुछ नहीं, उसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करते इंटीग्रेशन हट जाएगा और जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो एक बार बढ़ जाएगा, तो ये 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये 3 ऑर्डर की, ये 2 ऑर्डर की और ये 3 ऑर्डर की। तो अब आप चेक कर लो आपने क्या क्या बताया, ठीक है। तो ऑर्डर में डिफाइन और नॉट डिफाइन वाला पंगा ही नहीं है, हमेशा ही ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होता है। डिग्री है वो जरूर ध्यान रखना है, कई बार डिफाइन होती है और कई बार नहीं होती। तो बताओ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की कंसेप्ट में किसी प्रकार का डाउट है क्या, अगर नहीं है डाउट है तो हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात, ठीक है ना। ऑर्डर में अब किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं उनकी ऑर्डर देखना है,
जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा वही ऑर्डर अवकल समीकरण का हो जाएगा। आसान है, नहीं ये देखना डिफाइन होगा नहीं होगा, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इंटीग्रेशन आता तो उसको रिमूव करना है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, इसको बोलते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने एमएससी की है तो वहां पर आपने जरूर पढ़ा होगा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते आगे। अवकल समीकरण की घात क्या होती है? अवकल समीकरण की घात हमेशा उसी से डिफाइन होती है जिससे हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करते हैं। यानी ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, अवकल समीकरण में जो भी मैक्सिमम ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो अवकल समीकरण का ऑर्डर हो जाएगा उतना ही। तो जब आपको डिग्री निकालनी है तो उसी हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसकी कितनी पावर है, उसकी कितनी पावर है वो क्या बताती है, वो डिग्री बताती है अवकल समीकरण की, वो अवकल समीकरण की डिग्री बताती है। तो द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण की घात इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी उच्चतम कोटि का जो अवकल गुणांक है कहां पर, अवकल समीकरण में, उसकी जो हाईएस्ट पावर है। हो सकता है ना कि अवकल गुणांक है हाईएस्ट ऑर्डर का, उसके टर्म 2-3 हो सकते हैं, तो उसमें भी जो हाईएस्ट पावर है वो पावर क्या कहलाती है, वो पावर कहलाती है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। है समझ में? क्या करना है, अवकल समीकरण में उच्चतम, हिंदी में थोड़ा सा क्या है लिखना, ज्यादा अजीब सर है, जो इंग्लिश में ज्यादा याद रहता अच्छे से और समझ में भी आता है। अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि की उच्चतम घात अवकल समीकरण की घात कराती, अवकल समीकरण की घात कहलाती। ठीक है ना, ज्यादा इंग्लिश में याद में रखो, ध्यान में रखोगे तो ज्यादा आसान है समझने में भी और ध्यान में भी रखने में। अदरवाइज कई बार क्या है, जो कोटि और घात में कंफ्यूज हो जाओगे। आपको तो बस ये देखना है कि जब से ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर के लिए क्या देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब उसकी हाईएस्ट क्या देखनी, पावर देखनी है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब की पावर 3 प्लस डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब की पावर 5 प्लस डी 2y dx2 बराबर sin x। यह अवकल समीकरण है। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर 3 3 2, 3 ऑर्डर हो गया। अब 3 ऑर्डर के भी 2 टर्म है, तो हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है कितनी, 5। तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि है ना डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, डिग्री है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नोट लगा के लिख लेना, यहां पर आपको नोट या रिमार्क जो भी आप लगा सकते हो यहां पर ध्यान में रखना है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइन, ऑलवेज डिफाइन। क्या ऑर्डर, ऑर्डर है वो हमेशा ही अवकल समीकरण में डिफाइन होता है, बट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट बी डिफाइन। तो डिग्री है वो डिफाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट। इसके साथ में एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी होती है, कब, इट मेक फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। रेडिकल एंड फ्रैक्शन से फ्री करने के बाद ये चीजें देखनी है। और आपको अगर रेडिकल और फ्री फ्रैक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना, फ्रैक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आपको डायरेक्ट सिंपल सी चीज रखनी, याद रखनी है। क्या ध्यान में रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके डेरिवेटिव के जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं वो क्या होने चाहिए, एक पोलिनोमियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पोलिनोमियल होने चाहिए। तो यहां पर देखो पोलिनोमियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज पोलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड, यानी अवकल समीकरण की घात कब डिफाइन होती है,
इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज पोलिनोमियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अगर बहुपद समीकरण में व्यक्त कर सकते हैं, इसके बहुपद में, इन इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के बहुपद के रूप में अगर व्यक्त कर सकते हैं तो उसकी हमेशा ही डिग्री डिफाइन होगी। अगर आपके पास एनसीईआरटी या एनसीईआरटी 11th या 12th में एक बुक लगती है जिसमें ओडी पढ़ते हैं, शायद 12th में होनी चाहिए, वहां पर आप डेफिनेशन देखोगे कि डिग्री डिफाइन कब होती है, तो यही आपको वहां मिलेगी। वहां पर रेडिकल और फ्रैक्शन का जिक्र ही नहीं है। आपको डिग्री डिफाइन करनी है तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि उसके जो डिफरेंशियल हैं, कोफिशिएंट या बोलें डेरिवेटिव, उसके अंदर पोलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। पोलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है? अगर हम बात करें सिंपल सा, तो आपने बहुपद क्या पढ़ा होगा? बहुपद px an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a1 x प्लस a नोट बराबर g। a नोट ये तो आपके पास बहुपद है, और बहुपद इक्वेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बराबर का साइन आ जाएगा, बराबर का साइन, तो पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल ये हो गया। अगर an नॉन जीरो है तब हम बोलते हैं ये n ऑर्डर का बहुपद है, n ऑर्डर का बहुपद है, पोलिनोमियल है, और n डिग्री का पोलिनोमियल है। n है वो कहां बिलोंग करता है? n है वो कहां बिलोंग करता है? अब ये बताओ, n का मान है वो कितना होता है? n का मान क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, रियल नंबर होगा? मुझे तो बस ये बता दो, जब पोलिनोमियल निकालते हो तो n आपके पास क्या होता है? n का मान कहां से कहां तक आता है? अगर ये पता है तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करते समय या फाइंड आउट करते समय। जल्दी बताओ भाई, जल्दी। n है नेचुरल नंबर, वो होता है हमेशा ही नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, या बोले होल नंबर, पूर्ण संख्याएं होती हैं। n नहीं होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, n की यूनियन जीरो भी होगा। ये वाला बताओ, f(x) बराबर 2, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? यहाँ पर x की पावर 0 है, यानी ये कांस्टेंट पोलिनोमियल, अचर बहुपद है, अचर बहुपद है, तो यूनियन जीरो भी आएगा। होल नंबर, ये आपके पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है। 2x आपके पास ये भी पोलिनोमियल है, 2x² प्लस 2x प्लस 3, ये भी आपके पास 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, ये अचर बहुपद है, ठीक है ना? n यूनियन जीरो, यानी बोले पूर्ण संख्याएं, w पूर्ण संख्याएं। तो जैसे देखो, अब आपसे पूछा जाए, ये देखो d2y dx2 प्लस dy dx की पावर 1/2 बराबर 9x। क्या देखना है आपको? तो डेरिवेटिव के अंदर बहुपद समीकरण होनी चाहिए। तो ये देखो बहुपद है क्या, इसकी पावर 1/2 आ रही है, जबकि हमने पढ़ा है n का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता है, जो जितने भी n आ रही है उनकी पावर कभी भी नहीं हो सकती है। 1/x बहुपद है क्या? ये x की पावर 1/2 बहुपद है क्या? f(x) बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि n का मान या तो नेचुरल नंबर होगा या 0 हो सकता है, तो ये नहीं है, तो मतलब ये नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं होगी, तो पहले डिफाइन करने के लिए क्या करना है? हमें पहले इसको, अगर हम सोल्व कर सकते हैं तो सोल्व करना पड़ेगा, इसको हम रिमूव करना पड़ेगा। अगर रिमूव कर सकते हैं तो डिग्री डिफाइन, अगर रिमूव नहीं कर पाएंगे तो डिग्री नॉट डिफाइन। तो अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो आपके पास देखो, इसको साइड ले जाओ, तो d2y dx2 माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा dy dx की पावर 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर पावर 1 आ जाएगी। या नेक्स्ट स्टेप में देखना, इसका स्क्वायर यहाँ पर 1, तो जैसे स्क्वायर करेंगे d2y dx2 की पावर 2, यानी ये 2 घात का अवकल समीकरण हो जाएगी, सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? डिग्री तभी डिफाइन होगी जब आपके पास क्या हो? पोलिनोमियल इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सके, किसके? डेरिवेटिव में। अब आप मुझे एक और बताओ, एग्जांपल पूछा जाता आपसे, dy dx2 प्लस x dy dx प्लस
√y बराबर sin x। मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी है और ऑर्डर कितना है। इसकी ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताओ। कल हम दोबारा चर्चा करेंगे एक बार डिग्री के बारे में, कुछ एक दो एग्जांपल और देखेंगे। इसकी बताओ डिग्री डिफाइन है या नहीं है, तो कितनी है। डिग्री डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना। नहीं है तो अगर हम कर सकते हैं तो पहले एक्सप्रेस करो। ये नहीं थी, हमने एक्सप्रेस किया। देखो कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको हमने एक्सप्रेस किया, हो गया तो डिग्री डिफाइन हो गई। अगर नहीं होता तो नहीं हो पाता। जैसे अगर आप देखोगे एग्जांपल, पहले तो इसकी बताओ और उसके बाद है dy dx बराबर साइन dy dx। एग्जांपल है, इसके बारे में बताना डिग्री डिफाइन है कि नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है। ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइन, कृष्णा शर्मा बोल रहे हैं ऑर्डर 2 है, डिग्री नॉट डिफाइन है। हाँ जी, इसके अलावा कोई और। अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हो तो पहले एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना, उसके बाद ही बताना नॉट डिफाइन या डिफाइन होगा। जल्दी से, आपके पास 2 मिनट का समय है, समय हो गया है आज तो। कल हम इसको और देखेंगे आगे, और इस एग्जाम्पल के बारे में आप पहले बताना, उसके बाद देखते हैं। कृष्णा शर्मा के अलावा बताओ भाई सभी, इस वाला जो एग्जाम्पल है इसका डिग्री डिफाइन है कि नहीं, अगर है तो डिग्री कितनी है। दो की नो डिफाइन के बारे में बताना। आपको एग्जाम्पल नंबर, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं इस वाले की, और इसकी डिग्री नॉट डिफाइन, ठीक है। ये बताओ पहले मुझे इसका बताओ जल्दी से, आपका रिप्लाई हाँ ना जो भी है, एक नंबर 2 नहीं डिफाइन, जो भी है जल्दी से बताओ। और ये गलती होने की संभावना, डिपेंडेंट वेरिएबल y की पावर होल नंबर नहीं है। और मैं ये नहीं पूछ रहा किसकी पावर क्या है, मुझे तो ये जवाब चाहिए कि इसकी डिग्री कितनी है। डिफाइन है कि नहीं है तो कितनी है। या तो लिखो नॉट डिफाइन, अगर डिफाइन है तो 1 2 3 4 5 6। जल्दी से फास्ट, ये गलती होने की संभावना यहाँ पर थोड़ी सी रहती है, इसलिए मैंने जानबूझकर ये एग्जाम्पल रखा है, लिखा है यहाँ पर, ताकि कोई मिस्टेक नहीं। क्या हुआ, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया कंसेप्ट, या निकाल रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा तो है ही नहीं कैलकुलेशन इसमें। अगर आपको पावर 1/2 हटानी भी है तो इसको इस साइड ले सकते हैं, उसको उस साइड ले सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर मैक्सिमम 2 ही आएगी, अगर रिमूव करते हो तो। बाकी लोग नहीं बता रहे, इसका मतलब क्या समझूं मैं, कि उनको डिग्री का कंसेप्ट समझ में नहीं आया, या डिग्री निकालनी नहीं आती है। सबसे आसान टॉपिक है अवकल समीकरण का, आपने बीएससी में पढ़ा होगा, अगर आपने पहले तैयारी की है तो भी पढ़ा होगा। लेकिन समस्या यही है कि हम अच्छे से डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ते हैं। डिग्री नॉट डिफाइन, दिव्यांशी गर्ग मैम बोल रहे हैं, रीनू गढ़वाल नॉट डिफाइन। चलो देखो सामने, डिग्री नॉट डिफाइन तो कभी होगी नहीं इसमें भी। अगर आपको लिखता है ऐसा कि रूट आ रहा है तो रूट तो हटाया जा सकता है, लेकिन रूट हटाना क्यों है, रूट हटाना क्यों है। डेफिनेशन आपके ऊपर लिखी हुई है, देखो स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव के अंदर पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में, डेरिवेटिव को पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस करना है। इसका डेरिवेटिव एक तो ये है, एक ये है। ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। रूट वाई क्या फर्क पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव है उनके अंदर पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, बहुपद समीकरण उसके रूप में एक्सप्रेस बिल्कुल कर रखा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस। यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, an-1 है, a2 है, an है। ये वेरिएबल भी हो सकते हैं और ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर इसका वेरिएबल x आ गया है, यहाँ पर इसका वेरिएबल 1 आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल आसान, डिफाइन है और इसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ठीक है ना। तो गलती यही होती है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल के भी पीछे पड़ जाते हैं, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल को देखना ही नहीं है। कब,
जब हम डिग्री डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन जब हम लीनियर और नॉन लीनियर की बात करेंगे तो वहां पर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल को देखने की जरूरत है। बताओ समझ में आया क्या? जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो चीज समझ में आया क्या? मैं सोच भी रहा था कि यहां पर आप पक्का फंसोगे, वहां पर फंस भी गए हो कि मैंने जानबूझकर यहां डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1/2 रखी है। अब कंसेप्ट हुआ क्लियर? कृष्णा शर्मा बोले यस सर। बिल्कुल, तो आगे से ये गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जब हम लीनियर और नॉन लीनियर पढ़ेंगे तब वहां पर आपको वाई को जरूर में ध्यान रखना है, वाई को जरूर ध्यान रखना, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। दिव्यांशी करेक्ट मैम के भी समझ में आ गया है? यस सर, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आपसे आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कल हम दोबारा एक बार ब्रीफ में देख लेंगे। तो यहां तक आपको पढ़ के आना है। जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं बुक्स में ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन करने के, तो वो आपको सोल्व करके आने हैं। इसके ऑर्डर कितना होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी। इसके बाद हम बात करें तो कुछ यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, तो ये मैं आपको भेज दूंगा। इसके ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो दोनों आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो आज समय हो गया है, कल मिलते हैं इसी समय 8:15 बजे।